गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो आज तक का मेरा सबसे बेस्ट सेशन रहेगा कि इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो मैंने शायद अभी तक नहीं बनाया होगा, इससे ज़्यादा मैंने अच्छा सोचा नहीं होगा कभी। आज हम बात करेंगे बेस्ट वे टू सॉल्व यूपीएससी पेपर, यानी कि जो बेस्ट वे है ना वो क्या है पेपर सॉल्व करने का, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए, जिसमें हम ये बात करेंगे कि मतलब कि कट ऑफ जो होती है प्रीलिम्स हार्ड क्यों होता है। ठीक है, कट ऑफ जो है वो डाउन क्यों जाती है, बेस्ट तरीका क्या है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हम कैसे पता लगाएं कि हमारी वीकनेस क्या है, इसके बाद में रिस्क कैसे लेनी है और कैलकुलेटिव रिस्क क्या होती है और पॉजिटिव रिस्क क्या होती है, हमें कैलकुलेटिव पॉजिटिव रिस्क कैसे लेनी है। ये सब जानने से पहले देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये मार्कशीट है अनु कुमारी की, ठीक है, और इनके जो पेपर फर्स्ट में जो मार्क्स है वो है 114। ठीक है, यही मार्क्स देखने क्योंकि कट ऑफ तो इन्हीं से डिसाइड होती है। ओके, दूसरी जो मार्कशीट है वो दुरीशेट्टी अनुदीप की है और इनके जो मार्क्स हैं वो है 108। जहाँ पे अनु कुमारी कैटेगरी से बिलोंग करती थी, उनकी कैटेगरी है जनरल, और जो अनुदीप की कैटेगरी थी वो थी ओबीसी। ओके, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो ठीक है, ये इनके मार्क्स हैं और ये कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ जो जाती है 105 जाती है, और यहाँ पे आप देखोगे कि अनु कुमारी की जो मार्क्स हैं वो कितने 114 मार्क्स हैं, यानी कि कितने मार्क्स ज़्यादा है इनके, सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स इनके ज़्यादा हैं कट ऑफ से। अगर 9 मार्क्स की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है ना इनके कट ऑफ से ऊपर गए, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन और इनके रॉन्ग हो जाते तो ये प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं 108 इनके मार्क्स हैं अनुदीप के, ठीक है, फर्स्ट रैंकर हैं, और ओबीसी की ये ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते थे, यानी 102 यहाँ पे गई है। इनके कितने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इनके 6 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं केवल। ठीक है, कितने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, 6 मार्क्स। इट्स मीन अगर इनके 3 क्वेश्चन और रॉन्ग हो जाते तो ये फर्स्ट रैंकर नहीं बन पाते। फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन से सिर्फ ये बच पाए, 3 क्वेश्चन से और 4 क्वेश्चन से। इसका मतलब कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो नॉलेज आपका डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि देखो इनके नॉलेज के ऊपर आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, सेकंड रैंक हासिल करी है, तो डेफिनेटली इनका नॉलेज बहुत बेस्ट नॉलेज रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे ये है कि प्रीलिम्स जो है वो आपका ज़्यादा टफ होता है बजाय किसके, मेंस के, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं और सिलेक्टेड चीज़ों में आपको आंसर करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि हाँ यहाँ पे 3-4 अगर क्वेश्चन इनके रॉन्ग हो जाते तो ये बाहर हो जाते, इनके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते तो भी ये बाहर हो जाते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी थोड़ी बहुत रिस्क तो ली होगी, और वो रिस्क कैसी हुई, पॉजिटिव रिस्क हुई होगी। ठीक है, तो हम यही बात करेंगे कि ये पॉजिटिव रिस्क जो है हम कैसे ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये है टीना डाबी की मार्कशीट, जिनमें इनके मार्क्स जो है 195 है। ठीक है, 195 मार्क्स है। इस टाइम इनके कट ऑफ जो गई थी वो 190, जो पहले जो कट ऑफ जाती थी 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। 2014 में क्या होता था, दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होते थे। ठीक है, कि सी सेट के भी मार्क्स ऐड होते थे और जो है जीएस के भी मार्क्स ऐड होते थे, यानी कट ऑफ जो जाती थी वो 400 में से जाती थी। और ये जो है वो है कट ऑफ है। जो एससी की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 182 आ रही है। यहाँ पे कितने मार्क्स हो रहे हैं, 182 कट ऑफ है, और इनके जो मार्क्स आए वो है 195, यानी कि कितना डिफरेंस है, सिर्फ 13 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे। 13 मार्क्स की बात करूँ तो फिर वही 4 से 5 क्वेश्चन अगर इनके रॉन्ग हो जाते तो ये टॉपर बनने से फिर चूक जाती। ठीक है, और इसमें तो जो था वो, इसमें तो आप ये भी देख लीजिए कि सी सेट के भी मार्क्स ऐड हो रहे हैं इसमें, तो उस टाइम की बात है। कितने मार्क्स ज़्यादा थे, ऑनलाइन के 13 मार्क्स ज़्यादा थे। तो यहाँ एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि प्रीलिम्स का एग्जाम रियल में टफ होता है, और टफ होने के साथ में सिर्फ इसमें एक स्ट्रेटजी से निकाला जा सकता है इसको, क्योंकि नॉलेज यहाँ पे आपके पास में कितना ज़्यादा नॉलेज है। देखो तीनों ही जो है, 2 इनमें से फर्स्ट रैंकर है। ओके, कि 2% जो है वो फर्स्ट रैंकर है, 1 सेकंड रैंकर है, और अगर मार्क्स की बात करूँ तो मैं इनके मुश्किल से हार्डली 6, 8 और 10 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, और फिर ये टॉप कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो आपका, वो आप स्ट्रेटजी से उसको बचा सकते हैं। जो लोग 2, 3, 4, 5 नंबर से जो लोग रह जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेकर जो 10 नंबर तक अगर कोई लोग रह जाते हैं, कि 2 नंबर से फेल हो जाता है, 3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से, तो उनके लिए वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि किस तरह से जो उन्होंने रिस्क ली थी उसको वो पॉजिटिव रिस्क में चेंज कर सकते हैं। यही सारी बातें करेंगे हम कि प्रीलिम्स हार्ड क्यों है, यह आपको समझ में आई गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास में सामने होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें आपका नॉलेज कम काम करता है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से आपको कितना आ रहा है ये डिपेंड करता है। इसके बाद में रीजन बिहाइंड डाउन कट ऑफ का रीजन यही रहता है इसमें, क्योंकि आपके पास में कम मतलब कि ऐसा चांस रहता है जहाँ पे आप आंसर कर पाते हो। बेस्ट वे टू सॉल्व पेपर को सॉल्व करना है, उसका बेस्ट तरीका क्या है वो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। हाउ टू नो योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ आप कैसे पहचानो कि कौन सा सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है।
ठीक है, कि सिर्फ मन बना लेने से आपको ये नहीं पता चलता कि आपका, देखो आपका इंटरेस्ट फील्ड अलग होता है, ठीक है, और जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो फील्ड क्या होता है, वो अलग होता है। ये दोनों फील्ड अलग होते हैं। आपकी इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में, उसमें आपका स्कोर बहुत शानदार रह रहा है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है। हम मोस्टली क्या सोचते हैं कि हमारा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हम उसी को क्या मान लेते हैं, उसी को हम स्कोरिंग सब्जेक्ट मान लेते हैं कि इसी में मेरा स्कोर ज्यादा हो रहा है, जबकि दोनों चीजें अलग होती हैं। कि इंटरेस्ट किसी का हो सकता है कि सब्जेक्ट अलग हो, लेकिन जब वो पेपर सोल्व करता है तो उसका स्कोर किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा रह रहा हो। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानेंगे। इसके बाद में हाउ टू टेक रिस्क, हमें रिस्क जो है वो कहाँ पे लेनी है, और कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, कि रिस्क का भी कैलकुलेशन करना है पहले कि कितनी रिस्क लेनी है। उसके बाद में उस रिस्क को पॉजिटिव रिस्क कैसे बनाएं, ठीक है, कि वो रिस्क, मान लो कि जो लोग जो हैं 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चन सही करना था, 1 क्वेश्चन। जो लोग 4 नंबर से फेल हो रहे हैं उनके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात थी, और जो लोग 8 नंबर से फेल हो रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन की बात है। 3 क्वेश्चन की बात है इसलिए क्योंकि 3 क्वेश्चन जब इनके सही होंगे तो 6 मार्क्स होंगे, प्लस इनका नेगेटिव भी जो है हट जाएगा, तो इनके लिए यहाँ पे ईजी हो जाएगा। यानी कि जो लोग 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो फेल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो उन्होंने रिस्क टेकिंग में कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है। नॉलेज के कारण यहाँ पे कोई आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क टेकिंग में उन्होंने गलती कर दी, जिस वजह से वो क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो जरूर से आपको पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। और इसके बाद में लाइक जरूर से करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू योर नवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आपको यह कैसा पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। यही सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो ये पता लगाना कि वीकनेस कहाँ पे है। जहां पे वीकनेस है वहां पे हम रिस्क लेने को कैंसिल कर देंगे, जहां पे हमें स्ट्रेंथ नजर आती है वहीं पे हम क्या करेंगे, फिर हम रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। ओके, सॉल्व टेस्ट पेपर। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये पता चलाएं कि हमारी जो है स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने एक चीज जरूर कही होगी आपको कि क्या करो कि कोचिंग जो पेपर्स होते हैं, कि कोचिंग उन्होंने इसलिए ज्वाइन करी, वहां पे क्या करना था, उनको टेस्ट पेपर सॉल्व करने थे। अब अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करता है तो वो क्या करो, घर आपको टेस्ट पेपर जो है परचेज करके घर पे खूब सारे आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप क्या करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर परचेज करो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपने अभी पॉलिटिकल साइंस आपका चल रहा है, उसका रिवीजन आप चल रहा है, तो रिवीजन से बेटर है कि अब आप क्या करो, कम से कम 10 टेस्ट पेपर जो है इसके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। 10 पेपर का यहाँ पे मतलब हो गया 1000 क्वेश्चन। अगर 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो बहुत कुछ आपको आइडिया होता है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। करना क्या है, सिर्फ आपको सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करना, नोट डाउन योर स्कोर ईच पेपर। आपको हर पेपर का क्या करना है, उसी पेपर के ऊपर स्कोर आपको जो है वहां पे नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कंफर्म आपके राइट आंसर थे वो लिख लेना है। यानी कि जी देखो, जितने भी लोग होते हैं उनका राउंड अगर मैं कहूँ कि 30 से जो है 40 स्कोर रहता है। जो लोग आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, उनका अभी तक यही स्कोर रह रहा होगा। और अगर आप कर रहे हो तो आप मेरे को ये जरूर से बताइए कि आपका जो है टेस्ट पेपर्स में स्कोर क्या रह रहा है। मेरा मान के चल रहा है कि 25 से लेके 40 या फिर यहाँ पे 45 जो है क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो लोग बहुत अच्छी जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी होगी, उनका जो हार्डली जो है उनका 50 से 55 यहाँ पे जो है वो उनका हार्डली जा पाता है। बाकी जो है सारे लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा जो एक एवरेज जो कॉम्पिटिटर है, एस्पिरेंट है, उनका इतना रहता है 25 से 45 के बीच में। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनका जो जाता है वो। और आपको देखो लेके भी कितना आना है, लेके भी आपको लगभग 60 के आसपास में इसको लेके जाना है, क्योंकि 110 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है इजीली। आपको प्रीलिम्स में स्कोर भी इतना ही करना है कि आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको मार्क्स कितने लेके आने हैं, 110 मार्क्स लेके आने, और क्वेश्चन आपके हिट कितने होने चाहिए, 55 क्वेश्चन आपके हिट होने चाहिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे राइट क्वेश्चन जो एक्यूरेट राइट कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 55, यही दिमाग में लेके चलना है, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब देखो आपको क्या करना है, कंफर्म राइट आंसर, यानी जितना आपने पेपर सोल्व किया, पहले आपने पेपर सोल्व किया, उसमें जो है आपके 30 जो है क्वेश्चन सही होते हैं, और आपको करने कितने, आपको करने वहां पे 55 क्वेश्चन। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके कंफर्म राइट वाले हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान की राजधानी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा राजस्थान की राजधानी क्या है और आपको पता है कि जयपुर है, ठीक है, तो ये कंफर्म आंसर है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, कंफर्म आंसर आपको टिक करने हैं कि कंफर्म आंसर कितने हैं, उनको आपको काउंट कर लिया। उसके बाद में आपसे कंफ्यूज्ड जो है रिस्क टेकिंग या कंफ्यूज्ड जो है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिनमें आपसे पूछा जाता है, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानून के समक्ष समानता जो है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है, 14 और 15, 16 और मान लो कि एक 18 था। अब आपको ये पता है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, ओके,
इन दोनों में है, तो ये रिस्क टेकिंग क्वेश्चन है। अगर आपको चारों का ही नहीं पता तो उसको रिस्क नहीं कह सकते, वो तो क्या हो कि आप गेम से ही बाहर हो। फिर तो दो में अगर आपको कंफ्यूजन है तो रिस्क टेकिंग। अब इसमें क्या करना है, आपको रिस्क टेकिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और कितने सॉल्व करने हैं, आपको 55 तक जाने की कोशिश करनी है। कम से कम आपको कहां तक जाने की कोशिश करनी है, 55 तक, कि मेरे को 55 स्कोर करने के लिए। अब यहाँ पे आपने जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करे और आपको कितने क्वेश्चन और चाहिए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन और चाहिए 55 तक जाने के लिए। अब 55 के लिए आप 55 नहीं करोगे, आप कितने करोगे, कम से कम यहाँ पे जो है आपको 45 से लेके और 50 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, तब जाके आपका नेगेटिव हटा के और कहाँ तक स्कोर होने की कोशिश होगी, आपका 55 तक जो है स्कोर होने की कोशिश होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि 75 to 80 क्वेश्चन क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं हर पेपर में, ओके। और इसके बाद में क्या करना है कि इतने, अगर आपके जितने भी क्वेश्चन बैठ रहे हैं, अगर शुरू में ही आपके जो है 45 क्वेश्चन अगर आपके शुरू में ही हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो रिस्क टेकिंग लेनी है वो डबल में रिस्क लेनी है। डबल में रिस्क लेने का मतलब है कि आपके यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और अब आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 क्वेश्चन और आपके राइट होनी चाहिए। तो 25 क्वेश्चन राइट करने के लिए आप क्या करोगे, डबल रिस्क लोगे, यानी कि यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन आपको और करने हैं जिनमें आपको रिस्क लेनी है। अगर इतने से कम में रिस्क लोगे तो वो आपका काम नहीं होएगा। अब आप इतने में रिस्क लेते हो तो आपको क्या करना है कि इतने में क्वेश्चंस में रिस्क लेनी है और फिर ये स्कोर, आपको रिस्क वाला स्कोर भी लिखना है आपको, ठीक है, उसी पेपर के ऊपर कि आपने रिस्क जो ली थी वो 50 क्वेश्चन में ली थी। अब मान लो 50 क्वेश्चन में रिस्क लेते हो तो आपके जो है 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही चले गए, ओके, और 20 क्वेश्चन क्या चले गए, आपके रॉन्ग चले गए। तो जब 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग चले गए तो इनका नेगेटिव भी कटेगा, और इनका नेगेटिव कितना कटेगा, इनका नेगेटिव कटेगा 7 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे। तो आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 आपको क्वेश्चन और मिल जाएंगे रिस्क वाले में से। चलो इससे बेकार स्कोर की बात करते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन तो होते हैं सही, 50 में रिस्क लिया आपने, ओनली 20 क्वेश्चन तो होते हैं सही और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो आपका राइट भी कट जाएगा, तो भी आपके पास में कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके जो है 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, राइट बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर बार ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस में रिस्क ली है और कितना आपका जो है उसमें स्कोर रह रहा है। अब पॉजिटिव रिस्क का कैसे पता लगाएं, पहले आपने जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपने टेस्ट पेपर सॉल्व करे, ओके, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर आपने सॉल्व करे तो आपको ये पता चला कि आप क्या कर रहे हो, 40 से 50 क्वेश्चन में, इतने क्वेश्चन में आप रिस्क लेते हो तो जो है आपका 50-50% जो है रिस्क सही जा रहा है, ओके। अगर किसी का 90% जो है रिस्क जो है नेगेटिव जा रहा है, 90% का मतलब कि आपने 50 क्वेश्चन में रिस्क ली, यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन जो है वो तो चले गए आपके रॉन्ग और आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके राइट। तो फिर आपका रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, फिर आप आउट हो। सीधी सी बात क्या है यहाँ पे कि यही पता चलता है कि जब आप 50 में रिस्क लेते हो, 40 आपके नेगेटिव चले जाते हैं, 40 आपके रॉन्ग और 10 ही आपके सही होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका कट कटा के क्या आ जाएगा, आपको नेगेटिव स्कोर मिलेगा। तो फिर आपको रिस्क लेनी नहीं है, फिर आपके लिए ये कन्फर्म है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपके तो रिस्क में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन आप जो है 50 क्वेश्चन में रिस्क लेते हो और आपके यहाँ पे क्या होता है, 30 क्वेश्चन राइट जाते हैं और इसके बाद में जो रॉन्ग जाते हैं वो कितने क्वेश्चन जाते हैं, 20 क्वेश्चन रॉन्ग जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपके 23 जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे हो जाते हैं, वो आपके पॉजिटिव मिल रहे हैं आपको। और अगर इससे थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे भी हो जाता है तो ऐसे समझ लो कि 20-21 या 20-22 क्वेश्चन आपके राइट चले जाते हैं, तो ये है एक पॉजिटिव स्कोर। तो आपको ये पता चलने लग गया आप सबसे पहले तो कि जब आप रिस्क लेते हो तो आपका स्कोर कितना रहता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्क लेने की कोशिश करनी है। जिसका नेगेटिव जाता है उसको रिस्क लेनी नहीं है फिर, ओके। अब क्या करना है आपको, सॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, यानी कि जैसा यूपीएससी का पेपर होता है जीएस का, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। इसके बाद में नोट डाउन योर स्कोर। आप क्या करोगे कि आपके मान लो कि जितने क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन, वही मान के एक एवरेज चलते हैं कि 40 से 45 या 35 क्वेश्चन जो आपके सही हो रहे हैं, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। ये जो है आपके कैसा है, कन्फर्म राइट वाले हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके 40 क्वेश्चन जो हैं सही हो जाते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तो कितने अटेम्प्ट करने हैं, राइट क्वेश्चन करने हैं टोटल 55। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेने की कोशिश करनी है, ओके। कि आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन और चूज करने जिनमें आपको रिस्क लेनी है। अब रिस्क इन योर स्कोर, अब इस रिस्क में क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपने सारे के सारे जो है जिसमें 30 क्वेश्चन में आपने रिस्क ली वो कर लिए। अगर मान लो आप 30 क्वेश्चन में रिस्क लेते हो, 30 क्वेश्चन में से क्या होता है
कि जो आपका है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग चले जाते, 20 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाते हैं और जो है 10 क्वेश्चन जो हैं आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो रॉन्ग हो जाने के कारण आपके 3 क्वेश्चन कट भी जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। 17 से थोड़ा सा कम की बात करें तो आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये स्ट्रेंथ पता लगानी है कि आपको कितना जो है वो रिस्क में आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अब इस कंप्रेहेंसिव टेस्ट सीरीज में आपको एक काम करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज स्कोर इन द रिस्क लिखना है। यानी कि आपके पास में क्या थे, आपने जो राइट क्वेश्चन जो करने थे 40 क्वेश्चन एक्यूरेट वाले राइट है आपके कंफर्म वाले। इसके बाद में आपने क्या किया, 30 क्वेश्चन में रिस्क ली। अब इन 30 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको इनको निकालना है कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन थे 30 में से, ठीक है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन थे 30 में से, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है, ठीक है, और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है या फिर कोई और सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है। पॉलिटी के मान लो यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, 4 में आपने रिस्क ली और 4 में से आपके जो है 3 सही चले गए। ज्योग्राफी में आपने रिस्क ली, यहाँ पे ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन थे और पांचों के पांचों आपके क्या चले गए, रॉन्ग चले गए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपने रिस्क ली, मान लो 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, ठीक है, इनमें से आपके 4 सही चले जाते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो हर एक का इसी तरह का कोई ना कोई स्कोर रहता होगा। अब एक पेपर में अगर आप रिस्क लेते हो, सिर्फ मतलब एक पेपर ही सॉल्व करते हो, तब तो ये सारे डेटा क्या है आपके बेकार है, ये डेटा काम नहीं करेंगे। लेकिन आप कम से कम 10 टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो तो वहां से निकल के आपके पास में ये सामने आता है कि कौन से सब्जेक्ट में जब आप रिस्क लेते हो तो पॉजिटिव रहता है, कौन से में नेगेटिव रहता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन में रिस्क ली पॉलिटी के में और आपके 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका नेगेटिव तो 0.33 जा रहा है और आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और 0.33 नेगेटिव जा रहा है, तो 5 मार्क्स आप यहाँ से लेके आते हो। ज्योग्राफी में जब रिस्क लेते हो तो पांचों के पांचों गलत होते हो, इसका मतलब आपको मिला कुछ नहीं और आपको नेगेटिव कितना देना पड़ा, आपको नेगेटिव यहाँ पे देना पड़ा, 1 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे नेगेटिव का देना पड़ा, तो यहाँ से कट जाता है। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही रिस्क लेते हो तो इकोनॉमिक्स में फायदा चला जाता है। तो हर सब्जेक्ट का क्या करो, आप एक एनालिसिस करो, लेकिन ये एनालिसिस कितने पेपर पे बेस्ड होना चाहिए, कम से कम आप इस एनालिसिस के लिए 10 से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, 10 से 15 जाके, तब आप क्या करोगे, एक एनालिसिस कर पाओगे और यहां से आपके पास में निकल के सामने क्या आएगा, वो चीजें सामने आएंगी कि आपकी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में है जहां पे आप रिस्क लेते हो। देखो कई लोगों का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो रिस्क लेते हैं तो वो उनके वहां पे पॉजिटिव रिस्क निकल के सामने आती है कि वहां पे वो कुछ भी टिक करें उनका राइट ही जाता है। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको ये पता करना है। अब इस सिचुएशंस में क्या करते हो, आप फायदा उठा सकते हो कि लास्ट में जब आपको रिस्क लेनी है तो कैसे लेनी है। बेस्ट वे टू सॉल्व पेपर। अब देखो, अब आते हैं एग्जाम वाले दिन की बात करते हैं। नाउ एट द एग्जाम डू योर कंफर्म आंसर। जिन क्वेश्चंस के आपको कंफर्म आंसर आते हैं आपने वो करे। ऐसे समझ लो कि वो मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि 40 से 45 क्वेश्चन जो थे वो आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट आ रहे थे। टारगेट हिट करने का कितना क्वेश्चन था, 55 करने हैं। ओके, अगर 55 आपने यहाँ पे करने हैं तो आपने यहाँ पे मान के चलते हैं 40 क्वेश्चन जो एक एवरेज स्टूडेंट के हैं, 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं सही हो चुके हैं। अब इसको कितने और क्वेश्चन करने हैं, इसको जो क्वेश्चन करने हैं वैसे समझ लो 10 से लेके और उसको 15 क्वेश्चन और राइट करने हैं। अगर 10 से 15 क्वेश्चन इसको राइट करने हैं तो इसको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन में क्या करनी चाहिए, अब रिस्क लेनी चाहिए 25 से 30 क्वेश्चन में। लेकिन इस 25 से 30 क्वेश्चन में सबसे पहले किस में रिस्क लेनी है, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिस्क लेनी है जिसमें इसका जो है रिस्क में पॉजिटिव जाता है, और जिस सब्जेक्ट में इसके रिस्क में नेगेटिव जाता है उन सब्जेक्ट को क्या करना है, उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है, उनको इग्नोर मार देना है। क्या करना है, डू योर कन्फर्म और काउंट देम। उसके बाद में आपने काउंट किया तो आपके 40 क्वेश्चन बैठ रहे हैं सही से सही, और अब आपको लगता है कि मेरे को अब रिस्क लेनी पड़ेगी क्योंकि 55 क्वेश्चन मेरे को सही करने। देखो जिसका स्कोर यहाँ पे 50 क्वेश्चन राइट क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाता है तो उसको फिर क्या करना है, उसने अगर मान लो 20 क्वेश्चन में रिस्क ले ली और गलती से उसके 15 क्वेश्चन चले गए नेगेटिव तो वो बाहर हो जाएगा। तो कोशिश करनी कि कम से कम क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिस्क लेनी है। ओके, और रिस्क सबसे पहले कहाँ पे लेनी है, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएं ये मैं बता चुका हूँ। नाउ काउंट रिस्क। अब आपको रिस्क काउंट करनी है कि रिस्क कितने क्वेश्चन में लेनी है। अगर 40 क्वेश्चन सही है तो रिस्क कितने क्वेश्चन की बन जाती है हमारे पास में, हमें राइट क्वेश्चन यहाँ पे कितने चाहिए, 15 राइट क्वेश्चन चाहिए। इसका मतलब कि हमें कम से कम जो है 30 से 32 क्वेश्चन या फिर 28 क्वेश्चन में रिस्क लेने की कोशिश करनी है। यानी कि 28 से 35 तक जो है आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे 30 से 32 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेनी है। अब रिस्क में आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन में रिस्क लेनी है, वो सब्जेक्ट जिसमें आप रिस्क लेते हो तो आपका क्या चला जाता है,
पॉजिटिव चला जाता है, तो उन्हीं सब्जेक्ट में आपको रिस्क लेने की कोशिश करनी है। अब ये कैसा पता चलेगा कि सब्जेक्ट में कौन से में आपकी रिस्क सही आती है, जो मैं भी बता चुका कि जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो तो जब भी आप सॉल्व करो तो पहले आप उसको ऐसे सॉल्व करना कि आपके कन्फर्म जो हैं वो कितने राइट हैं। एक बार कन्फर्म वालों को राइट कर लो आप, उसके बाद में उसको छोड़ो। उसके बाद में दोबारा से आप करोगे पेपर को सॉल्व, तब आप रिस्क के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ठीक है, रिस्क मैंने कितने क्वेश्चन में रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, और रिस्क ले रहा हूं तो उस रिस्क में मेरा पॉजिटिव कौन कौन से सब्जेक्ट में निकल रहा है, नेगेटिव कौन कौन से सब्जेक्ट में निकल रहा है। अगर ये एनालिसिस आप खुद कर लेते हो तो जो लोग जो है, मैं मान के चलता हूं कि जो लोग 2 मार्क्स से लेके और 10 मार्क्स तक जो फेल हो जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे एक फायदा मिल जाएगा। फायदा ऐसे मिल जाएगा कि जो लोग मान लो कि 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, 2 नंबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, यानी उनको एक ही क्वेश्चन क्या करना है, सही करना था, यानी एक क्वेश्चन उनका नेगेटिव होने से बच जाता, एक क्वेश्चन उनका सही हो जाता तो वो पास हो जाते। एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 2, और नेगेटिव कितना, आपका नेगेटिव भी हट जाएगा यहाँ पे 0.33, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 0.233 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नंबर मार्क्स तो कितने का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो इसका नेगेटिव भी तो कटता है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक सही क्वेश्चन जो हम करते हैं उसका हमको मार्क्स कितना मिलता है, 2.33 मिलता है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो इस तरह से तो 0.33 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाते हैं, 7 मार्क्स हो जाते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव होने से बचाने थे अपने आप को, और नेगेटिव होने से बच गए, तो जो लोग 7 नंबर से फेल हो रहे हैं, जो लोग 10 से फेल हो रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन की बात है यहाँ पे। और ये 4 क्वेश्चन का कितना फैक्ट पड़ता है, 10 नंबर का कितना फर्क पड़ता है, ये आप देख लीजिए कि अनुदीप जो है वो 6 नंबर से बचे हुए हैं, और जो अनु कुमारी है 10 नंबर से बची हुई है, टीना डाबी है 13 नंबर से बची हुई है। सिर्फ कट ऑफ से उनके इतने मार्क्स गए। अगर 6 नंबर की मैं बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे कितने क्वेश्चन की बात हो सकती है, 3 क्वेश्चन, यानी इनके 3 क्वेश्चन और गलत हो जाते तो ये बाहर हो जाते। अब यही चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है, कि काउंट करना है और रिस्क लेनी है, पॉजिटिव रिस्क लेनी है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाननी है। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी रिस्क जो है वो पॉजिटिव जा रही है। ये पता चल गया फिर आसान हो जाएगा पेपर करना। और जो अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग 2 से लेके 10 नंबर तक फेल हो रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी सबसे शानदार है। देखो जिन लोगों के 20 मार्क्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, उनका तो मुझे पता नहीं कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं कि 10 नंबर के आसपास, यानी कि 3, 4, 5 क्वेश्चन से जो लोग फेल हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी उनके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।